अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? मुझे लगता नहीं आ रही आवाज़, आपकी नहीं आई। अच्छा, हम आज आखिरी लेक्चर ऑफ एस&पी ब्लॉक जो कंसेप्ट है या जो चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। हमने ऑलमोस्ट हर एक चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ी है, ठीक है। हम सिर्फ पीरियड नंबर 3 को सेफ साइड पर रहने के लिए पढ़ते हैं। उसकी भी बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी है, मतलब ये कि एंटी टेस्ट के लिए जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो सारी की सारी हमने ऑलरेडी पढ़ी है। हम पीरियड नंबर 3 की बात करेंगे। भाई पीरियड नंबर 3 में रेज्यूमे इंडिया पीरियड नंबर 3। पीरियड नंबर 3 में कौन कौन है? बोरान, एल्यूमिनियम, सोडियम, ग्रुप 3 जी जी। अच्छा, अब देखो इसकी हम बात करेंगे कि भाई ग्रुप नंबर 3A में यही है। वैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सबको आती है। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे बी किस पीरियड में है? सेकंड में। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये होगा 2s2 2p 2p2 1। 3a का मतलब ये है कि भाई 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ये हो गया और एक ये हो गया, तो 3 हो गए। यहाँ पर हम लिखेंगे 3s2 2p1 4s2 3p1 5s2 2p1 6s2 2p1। ऐसा है? नहीं है? क्या मसला है? यहाँ क्या होगा? यहाँ जो होगा S वही P का भी होगा। यहाँ क्या होगा? 4 की होगा 5 होगा 4 होगा, यहाँ 5 और यहाँ 6 होगा। भाई ये हमने पढ़ा है कि हम जब 4 तक पहुँच जाते हैं तो 4 में D शुरू हो जाता है, ठीक है। हम ऐसे लिखेंगे 4s2, तो यहाँ क्या आएगा बीच में? यहाँ पर आएगा, मैं अलग मार्कर से लिख रहा हूँ कि आपको पता चले, 3d10 आएगा। एम राइट? यहाँ हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 4d10 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 5d ना, यह गलती की आपने। इसी का तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि आप लोग कहेंगे नहीं सर यहाँ क्या आएगा, तब नहीं थे उसमें। 4f, यस, यहाँ पर आएगा 4f 14 3d 10 और 6p1। याद आया? नहीं याद आया? याद है, हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी है जिसमें हमने ये बात एक्सप्लेन की है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेक्चर नंबर 1 जो हमारा था उसी में भी हमने बात की थी। उसके बाद हमने इननेट पेयर इफेक्ट में भी ये बात की थी, शील्डिंग इफेक्ट में भी हमने ये बात की थी, या नहीं है? बार बार मैं ये कहता रहा कि भाई F इन्वॉल्व है इधर। जब F इन्वॉल्व है इसकी वजह से क्या हो जाता है इसकी, हाँ, और इसमें इननेट पेयर इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए तो ये जो टेलियम है ये +3 में ज़्यादा स्टेबल है। +2 में, +1 में, +3 में, 2 में। अब भी कुछ लोग कंफ्यूज हैं, किस में स्टेबल है? +1। ऐसे शर्मा के कह रहे हैं भाई, कोई रिश्ते के लिए कोई लड़की नहीं है जो तुम आराम से बैठ के तुम कह रहे हो। ऊंचा बोला करो। क्या?
+1 में ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, लड़की से ज़्यादा शर्मा रहे हो तुम बोलने में। मैंने कहा लड़की से ज़्यादा शर्मा रहे हो तुम। तो फिर इधर ही तवज्जो रखो, ठीक है। हाँ जी, अपनी सोचे वोचे छोड़ के ना इधर आ जाओ। कुछ लोग अभी नींद में, मुझे लगता है रात को ही ख्वाब देखा है, अभी तक उस ख्वाब में है। क्या देखा था कारी साहब, क्या देखा था? नहीं देखा था? तो तुम्हारी नींद भी बगैर ख्वाब की होती है। इधर देखो अब, ठीक है। अब वहीं जनाब ये हमारे पास एक्स्ट्रा आया, कौन सा? ये है, ये वाला पार्ट। ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू पीपल, ठीक है। कि आपको पता हो भाई कि हम जब बात करते हैं ये हमारे पास आता है। असल में ये होता है कि एस के बाद पीरियोडिक टेबल में डी है, डी है ना, एफ है, फिर डी है और फिर पी है। पीरियोडिक टेबल जो बना है वो ऐसे बना है, पहले एस ब्लॉक है, फिर याद रखें सबसे पहले एस ब्लॉक है, फिर एफ है, फिर डी है, फिर पी है। अगर एफ नहीं है तो फिर एस है, डी है और पी है, और अगर डी भी नहीं है तो एस है एंड फिर पी है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको याद, मैंने आपको पहले भी कहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम पढ़ रहे थे कि भाई जो कॉलेज में आपने पढ़ा है वो गलत था। पहले कॉलेज में आपको ये पढ़ाया गया था ना, एस फिर पी फिर डी फिर एफ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पहले एस है, फिर एफ है, फिर डी, उसके बाद पी सबसे एंड में है, ठीक है। और एस के बाद पी तब आता है जब बीच में ना एफ हो ना डी हो, यस। तो उस सूरत में फिर आपने ये करना है। तो दैट इज़ व्हाट यू शुड रिमेंबर, ठीक है। बोरान दो किस्म के कंपाउंड्स में पाया जाता है। आपने शायद नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, इसको कहते हैं बोरैक्स। दूसरा है अर्दो बोरिक एसिड। असल में ये दो, स्पेशली अर्दो बोरिक एसिड टर्की में बहुत ज़्यादा है। तो जब मैं तुर्की गया था 2012 में, तो 2013 मैंने उधर रिसर्च शुरू की थी बोरान को एक्सट्रैक्ट करके उनके एलईडीज़ बनाने में। एलईडी नहीं होती, बात चीज़ें आपने देखी होगी जिस पे आप लाइट डालते हैं, कुछ वक्त बाद आप अंधेरा भी करते हैं तो उससे वो लाइट निकलती है। या आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं जो बॉल ऐसे फेंकते हैं और उधर से लाइट ही निकलती है। एलईडी टाइप चीज़ें होती है, उसको एलईडीज़ कहते हैं। तो वो एलईडी पे हमने काम किया था क्योंकि तुर्की एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, उधर बोरान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो बोरान को एक्सट्रैक्ट करके उनके मुख्तलिफ़ कंपाउंड हमने बनाए थे। ये जो एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करके हम एलईडीज़ बना रहे थे। एनीवेज, ये दो कंपाउंड्स में ये पाया जाता है बोरान। आपको पता होना चाहिए, इसका आपने वो लिखना है तो भी ठीक है फार्मूला, और अगर नहीं लिखना है तो भी ठीक है। फार्मूला लिखना है तो लिखिए अपने साथ Na2 बोरैक्स का, लिखिए अपने साथ Na2 B4O7 लिखना है तो ठीक है, इसकी तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी Na2 B4O7 और 10H2O, इसको कहते हैं बोरैक्स। बोरैक्स आपको बोरान देता है। अर्दोबोरिक एसिड कहते हैं H3PO3, P नहीं है, अच्छा B है, H3BO3, इसको कहते हैं अर्दोबोरिक एसिड। दिस इज अर्दोबोरिक एसिड। The first one is borax, Na2 B4O7 10H2O।
उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम दुनिया में बहुत पाया जाता है। देखो आपने ये सुना होगा कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। आपने ऐसे 8, 9, 10 में भी ये चीज़ें पढ़ी होगी और आपके बुक में भी देखी होगी। एल्यूमिनियम अबंडेंट का मतलब होता है कि दुनिया में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जहाँ पर पहाड़ होते हैं, ज़मीन के अंदर कूदते हैं, उसमें चीज़ें निकलती हैं, उसमें एल्यूमिनियम होता है। तो एल्यूमिनियम मोस्टली पाया जाता है आम तौर पे बहुत सारी जगहों में। तो दैट इज़ नॉट ए बिग डील। इसको हम अगर एल्यूमिनियम को देखें तो एल्यूमिनियम के बहुत सारे आपको मिलेंगे। कहते हैं फेल्ड्स पर, मीखा। अच्छा, ये ऐसे नाम है, अगर आप याद रखना चाहते हैं तो याद रखिए, बहुत अच्छा है। याद नहीं रखना चाहते तो इसके ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन हम सिर्फ सेफ साइड पर रहने के लिए कि भाई ये ठीक है। तो बॉक्साइट, फेल्ड्स पर, मीखा, बॉक्साइट, उसमें एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, ये कंपाउंड्स होते हैं एल्यूमिनियम वाले। एमराल्ड भी है, एक है एमराल्ड, उसको कहते हैं एमराल्ड। अब इनके फार्मूले याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये H3BO3 तो आसान है ना, और बोरिक एसिड वाला। Na2B4O7 टेटिस्टो, वो भी आसान है अगर आपने याद किया। बाकी फेल्ड्स पर ये मीका वगैरह वगैरह इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी में KH3Al है, किसी में साथ में फ्लोरीन होता है। ठीक है, मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें होती हैं। और बॉक्साइट सिंपल Al2O3 है, ये वाला, ये आसान है। बॉक्साइट सिंपल Al2O3 है, इसके साथ H2O होता है, सिर्फ ये। लेकिन एनीवेज़ आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम दुनिया में बहुत सारी जगहों में मुख्तलिफ़ फॉर्म में पाया जा सकता है। और वो क्या है, उनके नाम ही है फेल्ड्स पर, मीका, बॉक्साइट और एमराल्ड। यस, खूबसूरत नाम है ना। हाँ जी जी, बोले क्या हो? बोरेक्स, बोरेक्स, बोरेक्स तो दिया गया है, उसके जो उस बंदे ने उसका नाम दिया था, जिसने डिस्कवर किया था पहले, ये जो Na2B4O7 डिस्कवर किया था, उसने अपने तरीके से, उसने जो यूज़ था उसके मुताबिक उसका नाम दिया था अपनी ज़बान में। मुझे एग्जैक्ट इसकी बानी का नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि वो उसका नाम दिया था उसके यूज़ की बेस पे। वैसे बहुत सारी चीज़ें उनको उसकी यूज़ की बेस पे नाम मिलता है, किसी को उसके सोर्स के बेस पे नाम मिलता है, किसी को जो बंदा डिस्कवर करता है वो अपना नाम दे देता है। हाँ जी, ओके। अब थोड़ा सा हम आते हैं जनाब के रिएक्शंस की तरफ आते हैं। तो मेरे ख्याल में आप सबको इनकी रिएक्शंस का पता होगा। भाई दो ही तो चीज़ें हैं जिनकी रिएक्शंस हम पढ़ते हैं। पहली बात यह है कि भाई बोरान ऑक्साइड बनाता है, बोरान ऑक्साइड बनाता है, पहला वाला नहीं बनाता। मुझे पता है आप लोग बेरिलियम और बी में बोरान में कंफ्यूज हो गए हैं, है ना। बहुत सारे लोग अब भी सोच रहे हैं कि भाई ये BE है कि B है ना। हालांकि BeO है, BO आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, ओके। अब एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम हमें पता है कि भाई अगर ये एयर के साथ रिएक्शन करता है, ये O2 के साथ रिएक्शन करके हमें क्या देगा, Al2O3। भाई ये कॉमन रिएक्शन है और ये हमने पीरियड नंबर 3 में भी पढ़ा था। हमें ये भी पता है कि एल्यूमिनियम अगर N2 के साथ रिएक्शन करता है तो ये हमें क्या देता है, Aln लिखो, तो N के ऊपर +3 लिखो, नहीं सिर्फ 3 लिखो, और ये क्या है, नहीं सॉरी क्या है,
ये +3 है, ये -3 है, ये ln ही बनाता है, ठीक है, क्योंकि 3 3 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है कि नहीं है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है कि नहीं है? ऐसे दोनों देखते हैं कि अगर एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, और एल्यूमिनियम अगर बेस के साथ रिएक्शन करके तो क्या बनाएगा। देखो, एल्यूमिनियम को अगर हमने HCl के साथ ऐड किया भाई क्या देगा, और एल्यूमिनियम को हमने ऐड किया NaOH के साथ भाई ये क्या देगा। बना लें, कोई मसला नहीं। जी, हो गया, हो गया। ये बनाएगा AlCl3। अरे श्योर, ये बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, NaCl। बोलना भाई, जिंदा लाशो, क्या लाशों की तरह बैठे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। भाई इधर देखो, बताओ भाई, ये बनाएगा NaAlOH4। सोडियम एल्यूमिनेट है ना, ये एल्यूमिनेट आयन देगा, नहीं याद आपको? भाई एल्यूमिनियम जो है ये +3 है, इसके साथ OH लगाओगे 3 तो ये 0 हो जाएगा, एम राइट? 0 हो गया ना, ख़त्म। +3 - 3 0 आता है, लेकिन आपने इसको 4 किया, यानी 4 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड किए। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? बोला भाई क्या होगा? -4। तो +3 and -4 से क्या आता है? ये -1 आता है। उस -1 को ख़त्म करने के लिए हम एक Na लगाएंगे, ये हो जाएगा NaAlOH4। तो इसको हम कहते हैं एल्यूमिनेट। क्या कहते हैं? एल्यूमिनेट। याद है ना ये भाई? एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर आप NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तब भी आपको ये मिलेगा, और एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराओगे तो भी आपको ये मिलेगा। इसके बारे में हमने डिटेल में बात की है। आपको ऐसे लगेगा कि नामों के अलावा जो हमने लिखी है बाकी चीज़ें हमने ऐसी की जो रिवाइज़ किया है ना? अगर आपको याद हो तब। लल्लू इंसान, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? था भी था कि भाई पढ़ के आना है, पूरे चैप्टर के पढ़ के आना है, थोड़े थोड़े से काम नहीं चलता। अच्छा, सही पढ़ना होता है। ये था ग्रुप नंबर 3। जैसे लोग डरते थे यार PMC सिलेबस में ग्रुप नंबर 3 लिखा है, हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, यही है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता। अच्छा ठीक है, हाँ जी। ये साफ करो यार, हो गया ना सबने? जो मैं लल्लू के तो वो भी रिकॉर्ड होता है। मैं कहता हूँ क्लास में लल्लू, बाद में सुन के आपको हंसी नहीं आती। थैंक यू।
ओके आप लोगों ने जल्दी जल्दी मुझे देना, मैं आंसर बताने हैं, आसान MCQs है, वो MCQs हम करेंगे जल्दी जल्दी। अच्छा, ऑप्शन नहीं बताऊंगा मैं आपको, सिर्फ MCQ स्टेटमेंट लूँगा। आई एम डैम श्योर कि आप लोग कर सकेंगे। सबसे पहले MCQ नंबर 1 जिसकी हम आज बात करेंगे वो ये है कि हम लेफ़्ट राइट जब जाते हैं, MCQ की स्टेटमेंट है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड चार्ज टू साइज रेशो ऑफ आइंस, चार्ज टू साइज रेशो ऑफ आइंस इंक्रीजेज, देयरफॉर द हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? लेफ्ट राइट हम जाते हैं तो भाई बताओ हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी कि कम होगी? इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज भाई इंक्रीज आता है। याद रखना इसका ताल्लुक होता है चार्ज टू साइज रेशो के साथ। हमने ये पढ़ा है ऑलरेडी कि लैटिस एनर्जी का, हाइड्रेशन एनर्जी का, आयनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इन सब का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ताल्लुक किसके साथ है? इसके साथ। चार्ज टू साइज रेशो ज़्यादा होगा, ये सारी की सारी चीज़ें ज़्यादा होगी। दोबारा मैं कहूँ, चार्ज टू साइज रेशो जब ज़्यादा होगा तो जितने भी हमने पढ़े हैं आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारी चीज़ें क्या होगी? ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं भाई हाइड्रेशन एनर्जी इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन द चार्ज टू साइज रेशो। ये डिपेंड करता है साइज टू चार्ज रेशो पे। आप लिखिए अपने साथ कि हाइड्रेशन एनर्जी इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन द, जल्दी जल्दी लिखिए शब्द, ऑन द चार्ज टू साइज रेशो एंड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन चार्ज टू साइज रेशो। क्या होता है भाई? चार्ज टू साइज रेशो इंक्रीज होता है जब चार्ज टू साइज रेशो इंक्रीज होता है तो उसके साथ हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, उसके साथ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, और उसके साथ क्या रह गया? क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है। ठीक है, लेफ्ट राइट जाते हैं साइज भी डिक्रीज होता है ना, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, इसका सिर्फ ऑपोजिट रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। हो गया ये वाला? यहाँ कोई मसला है? किसी को मसला हो बताया करे, ठीक है, क्योंकि आज आखिरी दिन है, उसके बाद नहीं बताऊँगा। मोर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट, कहते हैं अगर आयनाइजेशन एनर्जी का, देखो ये MCQ है। अच्छा, मोर द आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है तो बताओ मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा कि कम होगा? क्या होगा भाई? मोर द आयनाइजेशन एनर्जी लेस द मेटेलिक कैरेक्टर, क्योंकि हमें पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी का मेटेलिक कैरेक्टर के साथ क्या ताल्लुक है? इनवर्स ताल्लुक है। समझा रही बात? ये MCQ से डायरेक्ट। अच्छा लल्लो इंसान हो, मैंने बताया था आपको कि आगे काम आएगा आपका। अच्छा, आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की MCQs हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप सबको पता है भाई, मैं 3 नंबर लिखूंगा और उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लिखेंगे अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ, देखो कॉपर, क्रोमियम एंड सीजियम। ये डिफरेंट MCQs हैं, ठीक है, ये डिफरेंट MCQs हैं, लेकिन हमें बताना है भाई। हमें पता है अगर हम पहले जाते हैं तो पहले कॉपर आता है डी ब्लॉक में, कॉपर आता है। अरे श्योर? हाँ, ये हुई ना बात। ये पहले आता है, इसका नंबर है 29, एम राइट? इसका नंबर है 24। सीजन के बाद में आते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ के लिखेंगे तो ये होगा हमारे पास 4s2 होगा ना, 4s2 3d10, तो 4s2 3d10 ये है ना आसमान। लाशो इधर देखो, ये 1 है, इतना हमने 1000 बार पढ़ा है। 4s1 3d10, ये लिखो अपने साथ, दिल दिमाग जिगर पे, अपने हर जगह पे कि याद हो। 4s1 3d, ये क्या होगा? 4s1 3d5 होगा। सीजन वाला खुद ही लिखिए, आसान है। सीजन वाला खुद ही लिखिए, आपको पता चल जाएगा भाई इसका क्या है। मेरे ख्याल में आसान होगा। देखो इसका आसान तरीका क्या है। आसान तरीका ये है कि आपसे जब पूछते हैं ना ऐसे MCQs में, एक्चुअली वो आपसे आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हम जाते हैं तो H है, Li है, Na है, K है, रुबीडियम है एंड सीजम। सीजम किस नंबर पे आते हैं? 6 नंबर। 6 नंबर का मतलब पीरियड भी 6 है। और सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं।
कितने होते हैं कारी साहब? खुद से लगे हो? किस ग्रुप में है ये? सीजियम, मतलब वो तो पीरियड 1 है, ग्रुप नंबर। अरे श्योर, हाँ ये है। अच्छा, इसका मतलब ये है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी है, वो आपसे अंदरूनी नहीं पूछते, वो आउटरमोस्ट शेल देखते हैं। अगर कहीं पर 6s1 है तो वही आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। बाकी आपको याद होगा हमने पढ़ा था भाई कि अगर हम इसकी बात करेंगे तो जीनान हम लिखेंगे और 6s1 लिखेंगे, राइट? जीनान लिखेंगे और साथ में क्या लिखेंगे, सॉरी जीनान लिखेंगे, इसको बंद करेंगे और 6s1 लिखेंगे। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी है आपको। जीनान के 2 दिए हैं, 6s1 6s2। 6s1 है जीनान के साथ और 6s2, तो कौन सा है? 1 है। फिर उसके बाद के आर क्या है? क्रोमियम है, कैरियन क्रिप्टान है। क्रिप्टान कहाँ से निकला है? क्रिप्टो से। क्रिप्टो अनसीन, याद नहीं है? क्रिप्टो मैंने बताया था क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि अनसीन करेंसी है, वो करेंसी जो हम आम इस्तेमाल नहीं करते, उन्होंने छुपी हुई, क्रिप्टो से निकला है। अच्छा, तो भाई आपको पता चल गया भाई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है एनर्जी एनर्जी डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई एनर्जी एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? भाई आपकी हो गई 3, ये हो गया आपका 4 नंबर, ये हो गया आपका 5 नंबर, ये हो गया आपका 6 नंबर, ये हो गया आपका 7 नंबर। एनर्जी एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, भाई किस पे डिपेंड करता है? आपने बताना है भाई किस पे डिपेंड करता है। भाई ये देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज नंबर 1। नंबर 2 साइज ऑफ द एटम, 3 शील्डिंग इफेक्ट, हाँ सब पे डिपेंड करता है। भाई ये किस किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियर चार्ज पर भी डिपेंड करता है। नंबर 2 साइज पर भी डिपेंड करता है। नंबर 3 शील्डिंग इफेक्ट पर भी डिपेंड करता है। यस, करता है कि नहीं करता? उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर MCQ की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? और मेरे ख्याल में आप सब बता सकते हैं, आसान तरीन MCQ है ये है। ओ 1 मिनट स्किप हो गया, आगे चलो। सीजियम लिखिए अपने साथ। भाई इसमें क्या है? आपने बताया है लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? भाई आपने बताना है सीजियम LiKNNA, कौन किसका है? लिथियम। सबसे कम किसका है? लल्लो इंसानों, जो सबसे नीचे होता है उसी का होता है। उल्टा बोला, हम ऊपर से नीचे आते हैं, साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। ऊपर से नीचे आते हैं, साइज बड़ा होता है, तो साइज बड़े होने की वजह से क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो सबसे कम किसका है? भाई लिथियम का ज़्यादा है। अच्छा, हाँ जी, तो ये याद रखना, सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा कम, ज़्यादा है, ज़्यादा है ना, कम है, सबसे कम है। बोला करो, जिंदा लाश न बनी। अच्छा, मैं आपको ऑक्साइड्स बताऊंगा और आपने बताना है इनमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है, ठीक है? मैं ऑक्साइड्स बताऊंगा और ऑक्साइड्स में आपने बताना है कि भाई इनमें से एम्फोटेरिक कौन सा है, आपने चूज़ करना है, ठीक है? नंबर 1 CO2 है ना। नंबर 2 NO2 है। नंबर 3 CaO है। नंबर 4 BeO, यही है, आई न्यू इट। कौन सा है? 4 नंबर है, मुझे तो 1 लग रहा है। 1 क्या है? 1 एसिडिक है। वेरी गुड। 1 क्या है? भाई बोला करो ना, तुम नाराज हो। हाँ जी, तेज हो गए आप लोग भी। हाँ,
याद रखना इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जब कम होती है जैसे BE एल्यूमिनियम, आप लोगों ने ये दो हमें पढ़े हैं, BeO और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये क्या है? एम्फोटेरिक है। दो और अपने साथ लिखिएगा जो आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाएगी, BI और जिंक ऑक्साइड भी हमने पढ़ा है, तो BI और जिंक ये अपने साथ लिखिएगा। भाई हम बात करेंगे नंबर 1 BE, नंबर 2 जिंक, नंबर 3 एल्यूमिनियम, नंबर 4 BI, ये अपने साथ लिखिएगा। इनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं। इनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। लिथियम इज डिफरेंट फ्रॉम द होल फैमिली बिकॉज ऑफ, वाओ, ये हुई ना बात। लिथियम इज डिफरेंट फ्रॉम द फैमिली, द होल फैमिली। तो उसकी रीज़न क्या है? ड्यू टू लार्ज साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज। वेरी गुड, जीनियस हो गए आप लोग, है ना? मज़ा आ रहा है ना जब जी। हमने पढ़ा है कि भाई कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने लिथियम की पढ़ी थी, याद होगी। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि ये क्या है? सबसे छोटा है, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। तो कौन सी चीज़ इसकी सबसे ज़्यादा है? पोलराइजिंग पावर, इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इसका कम है, और इसलिए और डी ऑर्बिटल नहीं है। ये 4 रीजन हमने पढ़ी थी, याद है? मैंने लिखवाई थी बल्कि बोर्ड पे आपको। तो लिथियम और BE के दोनों के सेम रीजन है, लिथियम और BE की दोनों की सेम रीजन है। तो आइंदा आपने इसका ख्याल रखना है जनाब के। ओके, ग्रुप 1A एलिमेंट को क्या कहते हैं? ये तो आसान है यार, आसान तरीन जी। क्या? ग्रुप 1A एलिमेंट्स आर कॉल्ड क्या? ये खुद ही बता सकते हैं भाई, आसान तरीन है। 12 नंबर MCQ की तरफ आते हैं, जल्दी जल्दी बताना है आपने। भाई इसको क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल जी। और इसको अल्कली मेटल कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज पानी में डालो तो बेसिक करैक्टर देता है, बेसिक सोल्यूशन देता है। ओके ना। अच्छा, अब एक MCQ है, हम पढ़ते हैं जनाब कि वो क्या है जो, बल्कि आपने बताना है, आसान है, जो पीरियड पे सेम रहता है। विच रिमेन्स सेम इन द पीरियड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स सेम, विच, मैं इस लिखूँ, रिमेन्स सेम इन द पीरियड। भाई वो कौन सी चीज़ें जो पीरियड में सेम रहती है, बताना है आपने जी। नंबर 1, हाँ, शेल, यस, पीरियड शेल। तो हम जब पीरियड में जाते हैं तो शेल सेम रहते हैं। एटॉमिक साइज, एटॉमिक नंबर, मेल्टिंग पॉइंट, इंक्रीज या डिक्रीज, कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और शेल्स, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स सेम, यस। तो नंबर ऑफ शेल्स एंड ऑर्बिटल्स, ये दो चीज़ें सेम रहती है। MCQ में दोनों में से कोई भी आता है ठीक होगा। नंबर ऑफ शेल्स एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, दोनों चीज़ें सेम रहती है ना? ये ऑर्बिटल वाली बात गलत नहीं है ना? ऑर्बिटल वाली बात गलत नहीं है। मुझसे पूछ रहे क्यों गलत है? मैं आपसे पूछूं, मुझसे उल्टा पूछ रहे हैं जी। ठीक है कि गलत है? यहाँ बिजनेस नहीं चल रहा, यहाँ पर सही जवाब चलता है। ओके भाई, MDCAT में तुम कुछ भी करो, जवाब आपको सही होना चाहिए, ठीक है? ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट याद है भाई? ये MCQ है। द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ S, P, D एंड F ऑर्बिटल ऑफ अ गिवन शेल ब्ला 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 इज। भाई आपने सिर्फ ऑर्डर बताना है, क्या है भाई? देखो ये सारे MCQ, अब मैंने आपको बताया था ना, जो पॉइंट्स में बताऊंगा वो सारे के सारे MCQs हैं, ठीक है?
MCQs इसकी बात करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। हाँ जी, हमने पढ़ा भाई कि ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, सबसे ज़्यादा S है, फिर P है, फिर D है, फिर F है, ऐसा है ना? उल्टा है, सही लिखा कि गलत लिखा मैंने? ये अब भी सोच रहा है, ठीक है कि गलत है? सही है, यस भाई। यहाँ से कंफर्म हो जाए, वेरीफाई हो जाए तो पेपर में कोई भी गलत नहीं होगा। ठीक है जनाब, तो भाई हमारा ऑप्शन है S, P, D एंड F। S सबसे ज़्यादा, उसके बाद P है, फिर D है, फिर F है। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि द स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेज व्हेन वी प्रोसीड फ्रॉम S टू F। MCQ असल में यही MCQ है, असल में एक MCQ आता है सेम टू सेम का, और ये कहता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट डैश फ्रॉम S ऑर्बिटल टू F ऑर्बिटल, या इसका उल्टा भी